देखो क्वेश्चन के अंदर जब भी आपके पास आप जब सॉल्व भी करोगे ना, तो क्वेश्चन में एग्जामिनर आपको दो तरीके से सवाल दे, दोनों का एक ही मतलब वो है तो सेम ही तरीका, कोई खास फर्क नहीं। अब जैसे यहाँ पे आप क्वेश्चन देख रहे हो तो उसमें ना एग्जामिनर ने मेरे लिए थोड़ी आसानी करी, मुझे इंक्रीज डिक्रीज बता दी। वरना वो ऐसे भी कर सकता था कि जैसे 2022 और 2023 2 साल का मुझे डेटा दे देता और कहता कि यार आप खुद निकालोगे इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, नॉन करंट एसेट करंट लाइबिलिटीज नॉन करंट लाइबिलिटीज, तो मैं वो खुद निकाल सकता। बट यहाँ पे मेरे लिए थोड़ी सी आसानी कर दी है, मुझे उसने ऑलरेडी बताया हुआ है, मुझे ऑलरेडी क्वेश्चन में मेंशन्ड है कि भाई लैंड एंड बिल्डिंग इंक्रीज हो रहा है तो कितने से इंक्रीज हो रहा है, मशीनरी डिक्रीज हो रही है तो कितने से डिक्रीज हो रही है, तो यहाँ पे सारी चीजें मेंशन। इसी तरह इन्वेंट्री भी बेटा उसने बताई हुई है कि इन्वेंट्री जो है वो आपकी डिक्रीज हो रही है। और हमने ये सारी चीजें पढ़ी हुई भी हैं, हमें पता है कि सर अगर मेरा करंट एसेट बढ़ता है तो मैं बोलूंगा ये कैश आउटफ्लो है, अगर करंट एसेट कम होता है तो मैं बोलूंगा ये कैश इनफ्लो है, अगर करंट लाइबिलिटीज बढ़ती हैं तो बेटा मैं बोलूंगा ये मेरा कैश इनफ्लो है, अगर करंट लाइबिलिटीज कम होती हैं तो मैं बोलूंगा ये मेरा कैश आउटफ्लो है। ठीक है, तो इस तरह से हमने ये बेसिक चीजें डिस्कस भी करी हैं, हमें पता है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, ये सारी चीजें हमें पता। फिर खैर ये ओवरऑल डेटा मैंने देख लिया। फिर बेटा नीचे उसने मुझे बोला था कि लैंड एंड बिल्डिंग जो है उसका सिनेरियो ऐसा है कि लैंड ये जो दोनों अमाउंट दिए हुए हैं ना, ये दोनों का अमाउंट है, लैंड का भी है और बिल्डिंग, दोनों को साथ उसने सम करके बताया हुआ है कि दोनों की जो कैरिंग वैल्यू है, जो नेट बुक वैल्यू है, वो इंक्रीज हुई है बाई 77,800 टोटल, दोनों की बात। अब नीचे उसने मुझे ब्रेकअप ब्रेकअप ये दिया हुआ है कि भाई लैंड की जो कॉस्ट है वो है 150,000, बिल्डिंग की जो कॉस्ट है वो है 400। कोई डेप्रिसिएशन आपने चार्ज नहीं करी। द बिल्डिंग वॉज परचेज ऑन 1 जनवरी 2021, बिल्डिंग को आपने परचेज करा था 1 जनवरी 2021, और आपका साल खत्म हो रहा है 31 दिसंबर को। तो यानी कि जनवरी से लेके दिसंबर तक आप पूरे साल की डेप्रिसिएशन चार्ज। बिल्डिंग के ऊपर आप एक पॉलिसी रख रहे हो 5% यूजिंग स्ट्रेट लाइन मेथड, तो आप क्या करोगे, आप 400,000 का 5% निकाल लोगे तो आपको डेप्रिसिएशन पता चल जाएगी बिल्डिंग पे 20,000। ये आप डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हो ऑन बिल्डिंग। फिर नीचे बेटा वो बोल रहा है कि मशीन विद अ कैरिंग वैल्यू ऑफ 28,600, यानी कि आप सोच रहे थे कि आपकी जो मशीन है वो सेल हो जाएगी 28,600 की, बट एक्चुअली वो सेल हुई है 29,500। तो मैं बोलूंगा यहाँ पे सर मुझे गेन ऑन डिस्पोजल हुआ है 900। और जो डेप्रिसिएशन चार्ज है फॉर 2022 वो है आपका 42,600। 42,600 आपका मशीन का डेप्रिसिएशन चार्ज 2022। फिर नीचे बेटा वो बोल रहा है कि न्यू बोनस शेयर्स ऑफ 60,000 शेयर्स वर इशूड ऑन द बेसिस ऑफ वन ऑर्डिनरी शेयर फॉर एवरी 10 हेल्ड। अब मैंने आपको ये भी बात बता दी कि बोनस शेयर्स होते हैं जो आप एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को नए शेयर्स इशू करते हो फ्री ऑफ। आप एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को नए शेयर्स इशू करते हो फ्री ऑफ। तो आपने क्या पॉलिसी रखी है कि भाई जिस बंदे के पास भी 10 शेयर्स होंगे उसको मैं एक बोनस शेयर इशू करूँ, जिस बंदे के पास भी 10 शेयर्स होंगे उसको मैं एक बोनस यानी कि एक शेयर फ्री में मिलूँ, 10 शेयर्स पे एक शेयर फ्री में मिलूँ। अब हमने देखा कि यार हमारे पास जो है वो टोटल नंबर ऑफ शेयर्स जो है वो है 600,000। ऐसे ही है बेटा, तो 600,000 मेरे पास टोटल शेयर्स हैं। ये मुझे कैसे पता चला, क्योंकि मैंने बोला कि 10 शेयर्स पे एक बोनस मिलेगा। टोटल बोनस मैंने इशू किया $60,000 का, तो कितने नंबर ऑफ शेयर्स पे इशू किया होगा, 600,000। 60,000 मल्टीप्लाई बाय 10, तो नंबर ऑफ शेयर्स मेरे पास आ गए 600,000। तो 600,000 आपके पास टोटल नंबर ऑफ शेयर्स हैं। फिर उसने मुझे ये बोला है कि ऑन 1 अगस्त 2022 एडिशनल न्यू शेयर्स इशूड फॉर कैश एट $1.5 ईच पर शेयर। अब यानी कि आप अगर ऊपर क्वेश्चन में देखो तो वो कह रहे हैं ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल बढ़ा है 140,000। अब इसमें से मुझे ये तो पता है कि 60,000 का मेरा बोनस शेयर था, $60,000 का मैंने बोनस शेयर इशू, तो जाहिर है जो रिमेनिंग बचेगा वो नए शेयर्स मैंने इशू करें। और वो कितने हैं बेटा, $80,000, क्योंकि इंक्रीज हुए हैं ना ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल। अब जब ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल बढ़ा है 140,000 से, और 60,000 आपने बोनस शेयर इशू करे थे, तो कितने रिमेनिंग बचे, 80,000। तो 80,000 जो है वो एडिशनल शेयर्स आपने इशू किए होंगे, क्योंकि $1,40,000 का आपका ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल इंक्रीज हुआ है। पर शेयर की प्राइस थी $1, तो नंबर ऑफ शेयर्स कितने से इंक्रीज हुए हैं, 140,000 से।
जिसमें से 60,000 आपका बोनस शेयर्स थे और रिमेनिंग 80,000 आपके न्यू शेयर्स आपने इशू करे। और आप जो है वो इशू कर रहे हो एट $1.5 ईच, यानी कि 80,000 मल्टीप्लाई बाय 1.5 आप करोगे, आपके पास आंसर आ जाएगा 120,000। फिर बेटा नीचे उसने मुझे बोला था कि आपने फाइनल डिविडेंड पे किया है $0.08 पर शेयर का, और इंटरिम डिविडेंड आपने पे किया है $0.12 पर शेयर। फाइनल डिविडेंड आप पे करते हो एट ईयर एंड, यानी कि साल के एंड में जो आप डिविडेंड पे करते हो आपका फाइनल डिविडेंड है। इंटरिम डिविडेंड आप पे करते हो ड्यूरिंग द ईयर, जो साल के बीच में आप डिविडेंड पे करते हो आपका इंटरिम। अब फाइनल डिविडेंड मैंने पे किया है $0.08 का 600,000 पे, तो 600,000 का आप 0.08 निकाल लोगे। और इसी तरह से बेटा इंटरिम डिविडेंड में आप कर लोगे। अच्छा, इंटरिम डिविडेंड में मैं जो बोनस शेयर्स है वो भी आ जाएगा, क्योंकि ये तो मैंने साल के बीच में दिया है ना, जिसमें बोनस शेयर्स भी आ जाएंगे, एडिशनल शेयर्स इशू करें वो भी आ जाएंगे। तो 600,000 प्लस 60,000 प्लस 80,000 तीनों को आप ऐड करोगे और मल्टीप्लाई बाय 0.12 करोगे। फाइनल डिविडेंड और इंटरिम डिविडेंड को जब मैं ऐड करूंगा तो मेरे पास दोनों का जो सम बन रहा है, जो टोटल डिविडेंड मैंने पे किया है, तो मेरा टोटल कैश आउटफ्लो है वो है 136,000। फिर इसी तरह से उसने मुझे बैंक लोन भी बता दिया कि बैंक लोन इतना आपने लिया था, जिसमें से $60,000 जो है वो आपने पे कर, और मुझे बैंक बैलेंस एट द एंड ऑफ द ईयर भी दे दिया गया है। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन। अब मुझे निकालना है प्रॉफिट फॉर, तो प्रॉफिट फॉर द ईयर बेटा निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, मैं डेप्रिसिएशन को ऐड करूंगा, और जो मैंने डिविडेंड पे किया है वो मैं माइनस कर दूंगा। तो मुझे पता चल जाएगा कि मेरा बैलेंस कैरे डाउन, बैलेंस ब्रॉट डाउन प्लस डेप्रिसिएशन प्लस प्रॉफिट फॉर द ईयर माइनस डिविडेंड पेड इक्वल्स टू बैलेंस कैरे। सही है बेटा। जी सर। अच्छा। अच्छा, अब बैलेंस ब्रॉट डाउन बैलेंस कैरे डाउन क्या है? तो बैलेंस ब्रॉट डाउन है, यानी कि अब उसने ये बोला ना कि रिटेन प्रॉफिट जो है वो बेटा इंक्रीज हुआ है। अगर आप क्वेश्चन देखो तो क्वेश्चन में उसने बोला है कि रिटेन अर्निंग्स इंक्रीज हुई है बाय 34,009। रिटेन अर्निंग्स हैव इंक्रीज बाय 34,009, जैसे ये। जी सर। तो ये क्या मतलब है? इसका मतलब ये हो गया रिटेन अर्निंग एट स्टार्ट ऑफ द ईयर, रिटेन प्रॉफिट एट स्टार्ट ऑफ द ईयर माइनस रिटेन प्रॉफिट एट एंड ऑफ द ईयर। ये आपको बता दो इंक्रीज हुआ है या डिक्रीज हुआ है। तो ये मुझे पता है कि ये आया है मेरे पास 34,900। ये मुझे पता, ये मेरे पास आया 34,900। तो बेटा अब मैं क्या करूं, मतलब ये है कि जो मेरा क्लोजिंग बैलेंस है रिटेन प्रॉफिट का वो ज्यादा था, ओपनिंग कम था, तभी इंक्रीज हुआ है ना। अगले साल का रिटेन प्रॉफिट ज्यादा है पिछले साल के मुकाबले। तो अब बेटा मैं बोलूंगा कि अच्छा जी मैं करूंगा 34,900 जो इंक्रीज हुआ है इसमें 20,000 ऐड कर दूंगा जो मेरा प्रॉफिट है, और जो डिविडेंड पे किया है वो भी आप ऐड कर दो।
वो कितना है? 136,800। तो आपको प्रॉफिट फॉर द ईयर बता 191,700। ये आपका आंसर है प्रॉफिट फॉर का। तो भाई रिटेन प्रॉफिट मेरा इंक्रीज हुआ है, सही है। मैं उसमें डेप्रिसिएशन जो है वो ऐड बैक कर रहा हूँ, और उसके अंदर जो डिविडेंड मैंने पे किया वो भी मैं ऐड बैक कर रहा हूँ। तो मुझे पता चल गया मेरा प्रॉफिट की मेरा एक्चुअली, क्योंकि रिटेन अर्निंग्स क्या होती है, रिटेन प्रॉफिट होता है प्रॉफिट आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग डेप्रिसिएशन एंड जो आपने वो किया होता है डिविडेंड दिया होता है, वो आपका रिटेन अर्निंग होता है कि भाई ये अब डिविडेंड देने के बाद इतना अमाउंट मेरे पास, डिविडेंड पे करने के बाद जो डिविडेंड आप पे करते हो ना वो आप अपने रिटेन अर्निंग से पे, तो डिविडेंड पे करने के बाद इतना अमाउंट मेरे पास। तो ये मुझे पता है कि भाई रिटेन अर्निंग्स मेरी बढ़ी है 34,900 से। अब रिटेन अर्निंग्स के अंदर मैं डेप्रिसिएशन ऐड बैक कर दूंगा, क्योंकि वो नॉन कैश एक्सपेंस है। और जो बेटा मेरा वो है, क्या कहते हैं, डिविडेंड है, उसको भी मैं ऐड बैक कर दूंगा, ताकि मुझे प्रॉफिट फॉर द ईयर, मैं उल्टा कर रहा हूं, ताकि मुझे प्रॉफिट फॉर द ईयर पता चले। तो ये जो वैल्यू आई है ना, ये मेरा प्रॉफिट फॉर द ईयर, सही है। रिटेन प्रॉफिट क्या होता है? रिटेन प्रॉफिट इज प्रॉफिट आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग डिविडेंड। जो डिविडेंड हम पे करते हैं वो रिटेन प्रॉफिट से पे करते हैं, कि जो बिजनेस के पास पैसा मौजूद होता है रिटेन अर्निंग, आप उससे पे करते हैं। ये पूरा सुना। अब बेटा हम बनाते हैं स्टेटमेंट ऑफ कैश। अब बेटा हम बनाते हैं स्टेटमेंट ऑफ कैश। तो सबसे पहले बेटा मैं यहाँ लिखूंगा प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशंस, कितना? 196,100। इसमें मैं डेप्रिसिएशन ऐड बैक करूँ। अब अगर आप क्वेश्चन पढ़ो तो नीचे भी दी और भी डेप्रिसिएशन आपको दी, सही है। नीचे बेटा आपको बताया हुआ है कि a machine with a carrying value of 28,600 was sold, और इसके ऊपर जो आपने डेप्रिसिएशन चार्ज करी थी 2022 में, वो थी बेटा 42,600। एक तो ये डेप्रिसिएशन हो गई। दूसरी डेप्रिसिएशन बेटा क्या होगी? एक तो हो गई 42,600, दूसरी डेप्रिसिएशन होगी बेटा 26,200। ठीक है, जो नई बिल्डिंग है उसके ऊपर भी आपने डेप्रिसिएशन चार्ज करी, तो ये दो डेप्रिसिएशन आप ऐड बैक करो। आप ऐसे चाहते तो आप प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन में डायरेक्टली तीनों को ऐड करके भी शो कर आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ता। खैर, आप यहाँ पे लिखोगे, मैं तो तुम समझाने के लिए अलग से वर्किंग शो कर। 26,200 प्लस 42,600, ये डेप्रिसिएशन जो दो रह नहीं गए थे हमारे, इक्विपमेंट और मशीन जो उसने एडिशनल परचेज करी तो उसको, तो ये आ जाएगा बेटा, आ गया 68,000। फिर मुझे गेन ऑन डिस्पोजल भी हुआ है $900 का, तो वो भी मैं ऐड बैक करूँगा, सॉरी वो मैं माइनस करूँ। ये गेन तो नॉन कैश है ना, पैसे की टर्म में थोड़ी हुआ है। ठीक है बेटा, तो 191,600 प्लस 68,800 माइनस 900।
फिर उसके बाद आपकी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज आ गई। अब ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में अगर आप देखो तो क्वेश्चन में बेटा मेंशन्ड है कि लैंड एंड बिल्डिंग इंक्रीज। मैंने आपको जो बताया था कि ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में आपके करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज। अब आप देख रहे हो कि इन्वेंट्री आपकी डिक्रीज हुई है, यानी कि ये कैश इनफ्लो है। ट्रेड रिसीवेबल इंक्रीज हुआ है, ये कैश आउटफ्लो है। ट्रेड पेबल्स इंक्रीज हुआ है, ये कैश इनफ्लो है। समझ रहे हैं आप बात? बस यही है, जी और तो सर। मेरे पास कुछ है नहीं। तो इसको बेटा मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। मैं क्या लिखूंगा? डिक्रीज इन इन्वेंट्री 3600, increase in trade receivable 5900, increase in trade payables 5600। सबको बेटा मैं करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 267 पीएम। 196 100 प्लस 68 800 माइनस 900 प्लस 3600 माइनस 5900 प्लस 5600। अच्छा, फिर मैं इसमें इंटरेस्ट पेड ऐड कर। अब जो इंटरेस्ट आपने पे किया है ना, वो भी तो माइनस होगा, क्योंकि इंटरेस्ट भी तो हमने पे किया है। अब नीचे देखो तो वो बोल रहा है कि 8% लोन was taken out on in 2020, partial repayment of 60,000 was made on 1st April 2022। और जो लोन है बेटा, आपने उसकी पार्शियल पेमेंट करी है बेसिकली 1st April 2020। सही है, 60,000। तो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, यानी कि 4 महीने का इंटरेस्ट 60,000 पे चार्ज होगा, और रिमेनिंग इंटरेस्ट आपका 40,000 पे चार्ज। यानी कि बेटा आप करेंगे 100,000, अप्रैल में पे कर दिया ना, तो जनवरी फरवरी मार्च 3 महीने का इंटरेस्ट इस पे जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 8%, प्लस रिमेनिंग कितना बचा। और 60,000 पे कर दिया। जब 60,000 पे कर दिया तो कितना लोन बचा? 40,000। तो 40,000 पे रिमेनिंग इंटरेस्ट आपका चार्ज होगा, मल्टीप्लाई बाय अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, मल्टीप्लाई बाय 9, डिवाइडेड बाय 12, मल्टीप्लाई बाय 8%। ब्रेकअप समझ आया? कि वो कह रहे हैं $1 लाख का लोन था, आपने 2020 में लिया था, तो अब जैसे मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ 2022 में, तो वो कह रहे हैं कि उसकी पार्शियल रीपेमेंट आपने कर दी थी 1st April 2022 को। यानी कि 1 लाख पे जो इंटरेस्ट चार्ज होगा वो होगा जनवरी फरवरी मार्च, बस जनवरी फरवरी मार्च 3 महीने का इंटरेस्ट चार्ज। तो 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 3/12, मल्टीप्लाई बाय 8%, और फिर रिमेनिंग जो बचा उसके ऊपर मैं 9 महीने में इंटरेस्ट चार्ज करूँ। 40,000 मल्टीप्लाई बाय 9/12, मल्टीप्लाई बाय 8%। तो बेटा इसका आंसर आ जाएगा 4,004। इसका आंसर आ जाएगा 4,004। अब इंटरेस्ट पे किया तो ये भी मेरा कैश आउटफ्लो है। 267,300 माइनस 4,400। तो आपके पास यहाँ पर आ जाएगा नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ये बेटा कितना आएगा आपके पास? ये आ जाएगा 262,900। ये हमने डिस्कस किया। अब आप बताएं बेटा, कोई सवाल, कोई मसला, कोई प्रॉब्लम?
नहीं सर, अभी तक तो नहीं। अभी तक तो। डेप्रिसिएशन जो है वो आपका नॉन कैश एक्सपेंस है, गेन ऑन डिस्पोजल भी नॉन कैश इनकम है ना, मतलब कोई उसका कैश से लेना देना माइनस कर। बाकी आपकी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज हो गई, डिक्रीज इन इन्वेंट्री, इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल, इंक्रीज इन ट्रेड पेबल्स, और फिर वो इंटरेस्ट पेबल पेबल का था। अब वो इंटरेस्ट पेबल की मैंने एडजस्टमेंट भी आपको समझा दी कि भाई वो बोल ये रहा है कि आपने लोन दिया है 2020 में कितने का, 1 लाख डॉलर। इसका ब्रेकअप ये है कि इसकी पार्शियल पेमेंट आपने कर दी है 2022 में 1 अप्रैल को। यानी कि मतलब ये हुआ कि जनवरी फरवरी मार्च 1 लाख डॉलर पे जो इंटरेस्ट चार्ज होगा वो 3 महीने के लिए होगा। और जो ये रिमेनिंग 60,000 है, ये मैंने पे कर दिया 1 अप्रैल 2022 को, यानी कि 40,000 में माइनस करोगे तो 40,000 आएगा ना। 40,000 में जो इंटरेस्ट चार्ज होगा वो बेटा 9 मंथ्स के लिए। तो ये ब्रेकअप बना, बस यही है। क्लियर है बेटा? जी सर। इसको भी कॉपी कर लो।